नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार आप सीख रहे होंगे। दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत अभी तक हमने आपसे 5 सिद्धांतों पर चर्चा की है। इसमें हमने रोस्टोव महोदय का मॉडल, फ्राइडमैन महोदय, इसके अलावा गुरनाल मिर्डल का मॉडल, हर्षमैन महोदय का मॉडल आदि पर हमने चर्चा की है आपसे, ठीक है? आज हम आपसे बात करते हैं एक नए सिद्धांत की, जिसका नाम है क्षेत्रीय विकास और निर्भरता सिद्धांत, यानी डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है ये आंद्रे गुंडर फ्रैंक महोदय ने 1960 और 70 के दशक में दिया था, ठीक है? ये मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं को वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक संदर्भों में समझने का प्रयास करता है। यानी जो आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है और इनकी जो प्रक्रिया रही है, इसको वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की कोशिश करता है कि इतिहास में कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक कार्य हुए हैं या कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है जिससे विकास हुआ है। इनका सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि विश्व का आर्थिक और सामाजिक विकास असमान रूप से हुआ है। यानी कि सभी भागों का एक समान विकास नहीं हुआ है, असमान रूप से हुआ है, जिसमें कुछ क्षेत्र या और देश समृद्ध और शक्तिशाली हो गए और जबकि अन्य गरीब और पिछड़े हुए रह गए, ठीक है? फ्रैंक महोदय ने अपने विचारों को विकासशील देशों की समस्याओं को समझने के लिए विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की संरचना और उसके प्रभावों का भी विश्लेषण किया। इन्होंने जो अपना सिद्धांत था दोस्तों, इसे 2 पुस्तकों में दिया था। पहली पुस्तक थी कैपिटलिज्म एंड अनडेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा दूसरी पुस्तक थी डिपेंडेंस एंड अनडेवलपमेंट, जो कि 1970 में आई थी। इस पुस्तक में अपने सिद्धांत को इन्होंने प्रकाशित किया। इन पुस्तकों के माध्यम से फ्रैंक ने यह विचार पेश किया कि विकासशील देशों का पिछड़ापन केवल उनकी आंतरिक समस्याओं के कारण नहीं है, बल्कि यह वैश्विक संरचना की भी देन है, ठीक है, जिसमें उन्हें ऐतिहासिक रूप से निर्भर और शोषित बना दिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक मॉडल के माध्यम से आपको कोर और पेरीफेरी तथा सेमी पेरीफेरी के बारे में बताया है। दोस्तों, जब हमने कोर पेरीफेरी मॉडल पढ़ा था तो उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर हम इसे पूरा संपूर्ण क्षेत्र ले लें तो इसमें जो एक क्षेत्र होता है उसका ज़्यादा विकास होता है और यह सेमी पेरीफेरी से और पेरीफेरी एरिया से रिसोर्स को आयात करता है, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग करता है कोर एरिया। और यहाँ पर जिस इन संसाधनों का उपयोग करके जो भी निर्मित होता है, ये निर्माण होता है जिन वस्तुओं का, उन्हें सेमी पेरीफेरी एरिया और पेरीफेरी एरिया में जा कर के बेचता है। इसके अलावा इस चित्र में भी कुछ समझाने की कोशिश की गई है आपको, ठीक है? कोर कंट्रीज यानी कोर ऑफ कोर, लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, कोर ऑफ पेरीफेरी। यहाँ पे इनके फुल फॉर्म भी दिए गए हैं कि CHC का मतलब है कोर ह्यूमन कैपिटल, PHC का मतलब है पेरीफेरल ह्यूमन कैपिटल, CC का मतलब है कोर ऑफ कोर, CP का मतलब है कोर ऑफ पेरीफेरी, PC का मतलब है पेरीफेरी ऑफ कोर, PP का मतलब है पेरीफेरी ऑफ पेरीफेरी, ठीक है? तो इसमें जो आपका CC और CP है, यहाँ पर हाई स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाई स्किल्ड वर्कर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? कोर एरिया में मिलेंगे। वहीं जो आपका लो स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि जो मजदूरी पे लोग काम करने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे पेरीफेरी एरिया की ओर मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये कोर कंट्रीज़ हैं।
यानी कि ये वो देश हैं जहाँ जिनका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये पेरीफेरल कंट्रीज़ हैं, यानी विकासशील देश हैं। तो इन विकासशील देशों से जो स्किल्ड लोग होते हैं या संसाधन होते हैं वो सब कोर कंट्रीज़ के आसपास पहुँचते हैं, ठीक है। यानी वहीं पर सब ये ट्रांसफ़र इनका हो जाता है, जिसे आप ब्रेन ड्रेन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इनके कुछ केंद्रीय विचारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इनका केंद्रीय विचार है निर्भरता सिद्धांत का मूल विचार। तो फ्रैंक का निर्भरता सिद्धांत यह तर्क देता है कि विश्व एक संरचित और असमान आर्थिक प्रणाली में बटा हुआ है, जिसमें मुख्यतः दो भाग हैं। पहला भाग है कोर यानी कि केंद्र, ये विकसित है और औद्योगिक देश है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व रखता है। ये जो देश होते हैं, जो कोर एरिया वाले देश होते हैं, ये उच्च तकनीक है इनके पास, पूंजी और आर्थिक शक्ति का ये लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विकसित हैं और औद्योगिक देश हैं और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करते हैं। ये कोर देश हैं। इसके बाद परिधि यानी पेरीफेरी एरिया के जो देश हैं, ये विकासशील और पिछड़े हुए देश हैं जो मुख्यतः कृषि, कच्चे माल के उत्पादन और श्रम प्रधान क्षेत्रों में लगे हुए हैं। ये देश केंद्र देशों पर यानी कोर जो देश हैं उन पर निर्भर रहते हैं और उनके संसाधनों का शोषण भी किया जाता है। तो पेरीफेरी एरिया के जो देश हैं और उनके जो संसाधन हैं उनका उपयोग कौन करता है या शोषण कौन करता है? तो जो कोर में बैठे हुए देश हैं या कोर कंट्रीज़ हैं वो इनका उपयोग करते हैं। आगे फ्रैंक महोदय कहते हैं कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में परिधीय देशों का विकास बाधित होता है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः केंद्र यानी कोर देशों के हितों की पूर्ति के लिए काम कर रही होती है। इसके बाद और भी विचार हैं इनका, जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। फ्रैंक ने अपने तर्कों में ऐतिहासिक विश्लेषण का सहारा लिया। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे उपनिवेशवाद और वैश्विक पूंजीवाद के माध्यम से पश्चिमी देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का शोषण किया है, ठीक है। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। आपने भी देखा है अपना भारत ही अंग्रेज़ों के लगभग 200 साल तक गुलामी के अधीन रहा है, ठीक है। इसके बाद ही आज़ाद हुआ है। तो जब भारत देश भी गुलाम था तो वो लोग हमारे देश से संसाधनों को ले जाते थे, कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर माल को तैयार करते थे और तैयार माल को हमारे यहाँ आकर के बेचते थे। यानी हमसे वो संसाधन ले जाते थे सस्ती कीमत पर या कम दामों पर, और तैयार माल को हमें ही आकर के ऊंचे दामों पर बेचते थे। यानी कि उन्होंने हम शोषण किया है, और ऐसा नहीं केवल हमारा ही शोषण किया है, इसके अलावा उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों का शोषण किया है इसी तरीके से। इसके बाद है औपनिवेशिक व्यवस्था। जब पश्चिमी देश औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर रहे थे यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे, तब उन्होंने विकासशील देशों के संसाधनों को अपने देश में लाकर अपनी समृद्धि बढ़ाई, और इस प्रक्रिया ने परिधीय देशों को कमज़ोर और निर्भर बना दिया। आधुनिक पूंजीवाद। तो फ्रैंक ने यह भी बताया कि उपनिवेशवाद के समाप्त होने के बाद भी परिधीय देश वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत निर्भर बने रहे हैं। यानी आज भी जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों पर निर्भर हैं। यह निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेश की नीतियों के माध्यम से आज भी जारी है। यानी कि पहले तो डायरेक्ट वो जाकर के दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे और उनके संसाधनों का उपयोग करते थे, लेकिन आज भी जो विकसित देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेश के माध्यम से, विदेशी निवेश की नीतियों के माध्यम से आज भी वो क्या कर रहे हैं, परिधि देशों के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं।
विकास का असंतुलन और अवरुद्ध विकास, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा। तो फ्रैंक महोदय दावा करते हैं कि विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति उनकी अपनी आंतरिक कमियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं से उत्पन्न हुई है। उनका तर्क था कि विकासशील देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता खो चुके हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर करती है। यह निर्भरता उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आर्थिक विकास करने में अवरुद्ध कर रही है। इसके बाद है केंद्रीय परिधि संबंध और विकास प्रक्रिया। तो फ्रैंक ने केंद्र परिधि संबंध की व्याख्या करते हुए बताया कि कैसे यह संबंध दोनों क्षेत्रों के विकास को असमान बनाता है। केंद्र का विकास यानी कोर का विकास। तो केंद्र यानी जो कोर देश हैं वह परिधि देशों के प्राकृतिक संसाधनों, सस्ते श्रम और बाजारों का उपयोग करके आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। वे अपना विकास तेजी से करते हैं और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग भी करते हैं। वहीं जो परिधि का अवरुद्ध विकास यानी पेरिफेरी का, तो परिधि देशों का विकास सीमित और बाधित रहता है, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः केंद्र देशों यानी कि जो कोर कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। उनके अपने आंतरिक बाजार और उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है नीतिगत सुझाव और सुधार। फ्रैंक महोदय ने इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने समस्याएं बताई थी, उसमें सुझाव भी दिए थे उन्होंने। स्वदेशी आर्थिक नीतियां यानी परिधि देशों को चाहिए कि वे अपने विकास को केंद्र देशों की आवश्यकताओं से मुक्त करें। यानी पहले तो उन्होंने सुझाव दिया कि जो परिधि देश हैं वो केंद्रों की आवश्यकताओं से मुक्त करके आत्मनिर्भर और स्वदेशी आर्थिक नीतियों को अपनाएं। पहली बात तो उन्हें बाहरी निर्भरता को कम करके अपने संसाधनों और उद्योगों का विकास करना चाहिए। क्षेत्रीय एकता और सहयोग, विकासशील देशों को आपस में सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि वे सामूहिक रूप से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के प्रभुत्व से बाहर आ सकें। उन्हें क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को लेकर के ही आपका सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसके अलावा आसियान, बिम्स्टेक आदि क्षेत्रीय संस्थाओं का विकास किया गया है। संरचनात्मक परिवर्तन। फ्रैंक महोदय ने सुझाव दिया कि परिधि देशों को अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे वे बाहरी आर्थिक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। इसका प्रभाव क्या पड़ा है ये भी देख लेते हैं। तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों, वैश्विक आर्थिक प्रणाली के विश्लेषण और विकास के वैकल्पिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। विकास के वैकल्पिक मॉडल की प्रेरणा भी मिली इससे। फ्रैंक के विचार ने विकासशील देशों में यह समझ पैदा की कि उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए केवल पारंपरिक पश्चिमी आधारित आर्थिक मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो विकसित देशों ने आर्थिक मॉडल दिए हैं उन्हें केवल हमें उन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों के विकास जैसे वैकल्पिक मॉडल अपनाने पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण से कई विकासशील देशों को बाहरी आर्थिक शक्तियों पर निर्भरता कम करने की प्रेरणा मिली या दी गई। आर्थिक नीतियों के बदलाव। 1960 और 70 के दशक में फ्रैंक के सिद्धांत ने लैटिन अमेरिका और अन्य विकासशील देशों में आयात प्रतिस्थापन
औद्योगिकरण यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ISI की नीतियों को प्रेरित किया। इन नीतियों के तहत देशों ने विदेशी वस्तुओं के आयात को सीमित करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के कदम उठाए। हालांकि इन नीतियों की सफलता सीमित रही, लेकिन ये फ्रैंक के विचारों का प्रभाव ही था कि कई देशों ने अपने आर्थिक नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव किए। जैसे आज भी हमारे देश में एक नारा दिया जाता है, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, ये नारा दिया जाता है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो स्थानीय रूप से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, जिससे उनका विकास होगा, तो आपका भी विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। विकास अध्ययनों में नई दिशा मिली, यानी निर्भरता सिद्धांत ने विकास और अविकास को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। पहले जहां आर्थिक विकास के अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी मॉडल पर केंद्रित थे, वहीं फ्रैंक के सिद्धांत ने विकासशील देशों की समस्याओं को वैश्विक संरचनात्मक असमानताओं के संदर्भ में समझने पर जोर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन को समृद्ध किया और विकासशील देशों के लिए नए सैद्धांतिक ढांचे प्रदान किए। इनके सिद्धांत का वैश्विक असमानता पर जागरूकता, इस पर भी क्या प्रभाव पड़ा। फ्रैंक के विचारों ने वैश्विक असमानता और विकासशील देशों के शोषण पर ध्यान आकर्षित किया। उनके सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि विकासशील देशों का पिछड़ापन सिर्फ आंतरिक समस्याओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक प्रणाली की संरचनात्मक असमानताओं से भी जुड़ा हुआ है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकास एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर किया कि विकासशील देशों के लिए उनकी नीतियां किस प्रकार प्रभाव डाल रही हैं। इसके अलावा समाजवादी आंदोलनों और राजनीतिक विचारधाराओं का भी समर्थन मिला। फ्रैंक के सिद्धांत ने समाजवादी और वामपंथी विचारधाराओं को बल दिया। निर्भरता सिद्धांत ने यह विचार दिया कि पूंजीवादी प्रणाली ने परिधि देशों यानी पेरीफेरी जो देश हैं आपके, उनका शोषण किया है। किसने? पूंजीवादी प्रणाली ने, जिससे समाजवादी आंदोलनों को समर्थन मिला। यह सिद्धांत विकासशील देशों में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों को भी प्रेरित करने में सहायक रहा। ठीक है, यानी कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे, उनको भी प्रेरित किया इनके सिद्धांत ने। इसके अलावा वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 1980 और 90 के दशक में वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार नीतियों के दौर में निर्भरता सिद्धांत को कुछ हद तक चुनौती दी गई। फिर भी इस सिद्धांत ने वैश्वीकरण के प्रभावों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि आर्थिक सुधारों में सामाजिक न्याय, असमानता को कम करने और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी इनका सिद्धांत आने के बाद ये हुआ कि केवल हमें आर्थिक विकास नहीं करना है, सामाजिक विकास भी करना है, असमानताओं को दूर करना है और स्थानीय विकास भी करना है। शैक्षणिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? निर्भरता सिद्धांत ने शैक्षणिक क्षेत्र, विशेष रूप से भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान पाया। यह सिद्धांत आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और वैश्विक असमानताओं के ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारणों को समझने में सहायक माना जाता है। इसके बाद है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या मदद हुई?
हालांकि फ्रैंक के विचारों को व्यापक समर्थन मिला, उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत सरल समाधान प्रस्तुत करता है और ये मानता है कि सभी आर्थिक समस्याओं के लिए बाहरी कारक जिम्मेदार हैं, जबकि आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया। क्योंकि फ्रैंक महोदय ने माना था कि विकासशील देश आज बुरी कंडीशन में है, उसका कारण आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, जब वो तो बाहरी कारण है। और आलोचकों ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी कारक ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि निर्भरता सिद्धांत ने विकास के लिए अंतर्निहित गतिशीलता और संभावनाओं को कम आंका। अब अगर समग्र प्रभाव पर बात करें कि क्या पड़ा, तो फ्रैंक का जो निर्भरता सिद्धांत है वह वैश्विक विकास और असमानता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसने आर्थिक विकास के मॉडल को पुनः परिभाषित करने और विकासशील देशों की समस्याओं को वैश्विक संदर्भ में देखने के लिए नई दिशाएं दी। सिद्धांत ने न केवल विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक विकासशील परिप्रेक्ष्य को भी समृद्ध किया। अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं देख लेते हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक के निर्भरता सिद्धांत की कई विद्वानों और विचारकों द्वारा आलोचनाएं की गई। मुख्य आलोचनाएं इस सिद्धांत के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित हैं। सबसे पहला है कि आंतरिक कारकों की अनदेखी। पहली आलोचना तो यही है। फ्रैंक के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह विकासशील देशों के विकास के लिए केवल बाहरी कारकों जैसे वैश्विक आर्थिक प्रणाली, साम्राज्यवाद, विदेशी हस्तक्षेप को ही जिम्मेदार ठहराता है और आंतरिक कारकों को नज़रअंदाज करता है। आलोचकों का तर्क है कि विकासशील देशों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक असमानताएं और आर्थिक नीतिगत त्रुटियां भी विकास में बाधा डालती हैं, न कि केवल बाहरी कारक डालते हैं। अति निर्णायकता और सामान्यीकरण। फ्रैंक के विचारों को इस कारण भी आलोचना झेलनी पड़ी कि वे सभी विकासशील देशों की समस्याओं को एक ही सिद्धांत के तहत सामान्यीकृत करते हैं। उनके सिद्धांत में विभिन्न देशों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विविधताओं को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। आलोचकों का मानना है कि सभी देश एक जैसे नहीं होते और उनके विकास के अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए एक सिद्धांत से सभी समस्याओं को समझना कठिन है। आर्थिक विकास की संभावनाओं को नकारना। फ्रैंक का सिद्धांत ये मानता है कि परिधि यानी पेरीफेरी जो देश हैं का विकास मुख्य रूप से अवरुद्ध होता है और जब तक वे अपनी निर्भरता तोड़ नहीं देते तब तक वे प्रगति नहीं कर सकते। तो आलोचक कहते हैं कि यह दृष्टिकोण निराशावादी है और ये उन उदाहरणों को अनदेखा करता है जहां विकासशील देश जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में शामिल रहते हुए भी महत्वपूर्ण आर्थिक विकास करने में सफल रहे। इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए वैश्विक पूंजी और व्यापार का लाभ उठाया है। इसके अलावा आलोचना है कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं की कमी। फ्रैंक के निर्भरता सिद्धांत को यह भी आलोचना मिली है कि यह मुख्य रूप से आर्थिक कारकों पर ही ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को उतना महत्व नहीं देता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है और केवल आर्थिक कारकों के विश्लेषण से एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त नहीं किया जा सकता। आलोचकों का मानना है कि समाज और राजनीति में सुधार भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे फ्रैंक के सिद्धांत में पर्याप्त रूप से नहीं देखा गया या उन्होंने नहीं माना। अगली आलोचना है कि विश्व प्रणाली के सुधार की संभावनाओं को अनदेखा करना।
फ्रैंक के विचार इस धारणा पर आधारित हैं कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली स्वाभाविक रूप से असमान और शोषणकारी है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्विक प्रणाली में सुधार संभव है और इसे सभी देशों के लाभ के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। ये आलोचक तर्क देते हैं कि फ्रैंक का सिद्धांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, वैश्विक नीतियों के माध्यम से सुधार की संभावनाओं को पूरी तरह से नकार देता है। अगली आलोचना है आर्थिक वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण। 1980 और 90 के दशक में जब आर्थिक वैश्वीकरण ने गति पकड़ी तो फ्रैंक का निर्भरता सिद्धांत आलोचकों के घेरे में आ गया। वैश्वीकरण समर्थकों ने तर्क दिया कि वैश्विक व्यापार और निवेश से विकासशील देशों को भी लाभ हो सकता है। इन आलोचकों ने दिखाया कि कुछ विकासशील देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर तेज आर्थिक प्रगति कर पाए। अगली आलोचना है कि विश्व प्रणाली के सुधार की संभावनाओं को अनदेखा करना। फ्रैंक के विचार इस धारणा पर आधारित हैं कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली स्वाभाविक रूप से असमान और शोषणकारी है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्विक प्रणाली में सुधार संभव है और इसे सभी देशों के लाभ के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। ये आलोचक तर्क देते हैं कि फ्रैंक का सिद्धांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और वैश्विक नीतियों के माध्यम से सुधार की संभावनाओं को पूरी तरह से नकार देता है। आर्थिक वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण। दोस्तों यहाँ ये डबल टाइप हो गया है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर आते हैं कि इतनी चर्चा करने के बाद आखिर इस सिद्धांत की क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो फ्रैंक का निर्भरता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान है जिसने वैश्विक आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद की। हालांकि इसकी आलोचकों ने यह दिखाया कि केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करने से एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया को समझने के लिए हमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का संतुलित विश्लेषण आवश्यक है। इन आलोचनाओं के बावजूद फ्रैंक के सिद्धांत ने विकास अध्ययनों और वैश्विक आर्थिक संरचना पर महत्वपूर्ण चर्चा को प्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की क्षेत्रीय विकास के एक प्रमुख सिद्धांत जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत, जिसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक महोदय ने 1960 और 70 के दशक में दिया था। इनकी पुस्तकों के नाम भी आपको बताए। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम के माध्यम से हमने कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी को समझा। इसके अलावा हमने केंद्रीय विचारों पर चर्चा की और इन सब का प्रभाव क्या पड़ा इसको भी हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा समग्र प्रभाव भी हमने देखा और आलोचनाओं पर भी हमने इसकी चर्चा की। साथ ही साथ हमने इसके निष्कर्ष पर भी बात की आपसे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।